अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है 2024, इसमें सियासी हरीफ एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। क्या ये तनकीद सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे? चूंकि कहा गया था मरियम नवाज काबा के जानिब से कि सिंध में तो 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या आपने उसमें कारकर्दगी की, क्या मंसूबे हैं? उनका जवाब भी सामने आया। और दूसरी तरफ बिलावल साहब ने कहा कि लाहौर में जो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं वो भी हम देख रहे हैं और हम इसको आगे ठीक करेंगे और लाहौर से इलेक्शन लड़ूंगा और बताऊंगा कि लाहौर से लाहौरियों को और बिलखसूस नून लीग की क़यादत को। तनकीद तो चल ही रही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज आज सामने आई कि बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि वो जब हुकूमत में आएंगे तो 1500 अरब की सब्सिडी अशराफिया की खत्म करेंगे। क्या यह अशराफिया की सब्सिडी सिंध में खत्म हो चुकी? क्या सिंध में अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके अवाम को रिलीफ दिया गया या नहीं दिया गया? और अगर दिया गया तो किस हद तक दिया गया? और ये इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि अगर इस वक्त इंतखाबी मुहिम में तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं तो क्या वो अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम से मुतमईन है? और इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि क्या जो वादे किए जा रहे हैं ये वादे पहले किए गए थे या नहीं किए गए थे? और जो वादे किए जा रहे हैं क्या हुकूमत बनाने के बाद इसको पूरा भी किया जाएगा या उसमें फिर लेतुलाव से काम लिया जाएगा? इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं वो तो अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं, जबकि निगरान हुकूमत अपनी अपनी नौकरियां करने में पक्की करने में मसरूफ है। ये मैं नहीं कह रहा, रजा रब्बानी साहब ने ऐसा कहा। रजा रब्बानी साहब ने यह भी कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब पीसीबी के हो गए और शमशाद अख्तर साहबा जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चली गई 3 साल के लिए। क्या ये निगरान हुकूमत के ओहदेदारान वुज़रा जो है ये अपनी अपनी नौकरियां पक्की कर रहे हैं, अपनी अपनी कुर्सियां पक्की कर रहे हैं? आईनी और कानूनी तौर पर यह दुरुस्त अमल है? क्या निगरान हुकूमत को इस तरह के फैसले कर सकती है? जबकि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से तो इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि आप पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, ना ही एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स कर सकते हैं। आप नई हुकूमत को आने दीजिए तो वो ये काम करे। ये तमाम की तमाम सूरत। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 78% पाकिस्तानी जो है वो उम्मीदवारों के मुंतजिर हैं कि कोई आए उनके पास, उनसे वोट मांगे, कोई बात करे, कोई वादा वाइद करे। क्यों ऐसा नहीं हो रहा, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक और इंपॉर्टेंट इशू है और वो ये है कि आलमी अदालत इंसाफ ने एक बड़ा अहम फैसला दिया कि इसराइल के खिलाफ फैसला। ये कोई छोटा मामला नहीं है। फलस्तीनियों की जो नस्लकुशी हुई उस नस्लकुशी के हवाले से एक फैसला आया और 15 जजेस ने फलस्तीनियों के हक में, 2 जजेस ने मुखालफत की और इसराइल को बड़ी डिफीट हुई कि बाकायदा तौर पे इस पे मुकदमा चलाया जाएगा। क्या इस मुकदमे के बाद इसराइल सफारती तरीके से मामला पर हैंडल करेगा, टेबल पे बैठेगा और इन तमाम चीजों को हल करेगा या नहीं करेगा, या वो अपनी हरदर्मी कायम रखेगा? इन तमाम मौज़ूआत का ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मोहम्मद हसन खान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सलीम सिद्दीकी साहब एमकेएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। शाइस्ता खोसा साहिबा पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, ताल्लुक तो उनका मुस्लिम लीग नून से है और आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम ऑल। मैं हसन खान साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये जो बात हो रही है कि लाहौर में दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही और लाहौर के जो सियासी हलके हैं बिलखसूस नून लीग, वो कहती है कि जो 15 साल आपने पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया उसके ऊपर बात करें। सर, क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? देखिए, पीपल्स पार्टी ने सिंध में बहुत काम किया है। अगर हम इसको 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करें, 2008 से 2013 जब हमारे पास सिंध हुकूमत भी थी और फेडरल गवर्नमेंट भी थी, तो हमने इस मुल्क को एक 18th अमेंडमेंट दी। हमने वॉर ऑन टेरर जैसी मुश्किल हालात के अंदर हमने इकॉनमी को स्टेबल रखा। हमने उसके अलावा सीपैक की बुनियाद रखी और उस मुश्किल पीरियड से आगे बढ़े। फिर 2013 और 2018 के बीच के अंदर हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट नहीं थी, हमारे पास सिंध हुकूमत थी, तो मुराद अली शाह साहब ने काफ़ी चीज़ें रेवोल्यूशंस लेकर आए। उन्होंने काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स को इंक्रीज़ किया। 2018 से 2023 हमने कोविड का सामना किया। सिंध ने पूरे पाकिस्तान में लीड किया कोविड की वैक्सीनेशन की कैंपेन के लिए। पूरे कराची को कोविड फ्री किया। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा होगा, ग्रीन लाइंस बन रही हैं, हमारे पास वाइट बसेस आना शुरू हो गई हैं, रेड बसेस आना शुरू हो गई हैं, हमारे डिफरेंट फ्लाईओवर्स और जो है अंडर पासेस बन रहे हैं हमारे। इसके अलावा फ्लड्स, सिंध सबसे ज़्यादा इफेक्टेड सूबा था फ्लड्स के लिहाज से,
तो उन सब की जो डिस्प्लेस्ड लोग थे उनकी रिहैबिलिटेशन करनी, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको वापस से उनके घरों में आबाद करना, तो काफ़ी 15 साल का काफ़ी एक सफ़र रहा है। मज़ीद और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जो हम अगले। सर, ये 1500 अरब की कौन सी सब्सिडी है जो बिलावल साहब कहते हैं खत्म करेंगे? देखें, हम अपनी कौन सी सब्सिडी है, इसकी कोई आउटलाइन है आपके पास? और आया सिंध में ये खत्म की जा चुकी या नहीं? देखिए, फेडरल सब्सिडीज़ होती हैं जो शुगर इंडस्ट्रीज़ को दी जाती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को दी जाती हैं, जो भी सेक्टर्स हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनको सब्सिडीज़ दी जाती हैं। अब जो हमने वेलफेयर इनिशिएटिव्स अपने शुरू किए हैं, जो हमारे 10 पॉइंट एजेंडा में है, वो सब फंडिंग उनकी उस तरीके से ही आ सकती हैं जब हम मिनिस्ट्रीज़ को कम कर सकें और सब्सिडीज़ को ख़त्म कर सकें। ठीक। अहमद सलीम साहब, हसन खान साहब कहते हैं हमने तो बड़ा परफॉर्म किया सिंध में, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। सर, ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि 1500 अरब की सब्सिडी अशराफिया की जो खत्म करने की बात बिलावल साहब ने की, आपकी नजर में क्या सब्सिडी है और सिंध में खत्म हुई कि नहीं हुई, और सिंध के हालात क्या है सर? सिंध की सूरत हाल तो सबको मालूम है, और ख़ास तौर से सिंध के, आपकी जुबानी सुनना चाह रहा हूँ। हाँ, सिंध के सबसे बड़े शहर कराची का जो हाल हुआ है पीपल्स पार्टी के दौर में, तो वो तो सब देख रहे हैं किस तरह से सड़कें बर्बाद हैं, और कूड़े का वो हाल है कि गलियों में जो है वो 3 से 4 फुट तक जो है वो कूड़ा जमा है और कोई उठाने वाला नहीं उसे। गटर बह रहे हैं, बुरा हाल है, और ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलत नहीं है पब्लिक को जो है, और तरह तरह से जो है तालीमी इदारों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और अभी इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड में जो हरकतें हुई हैं वो तो ऐसी अलार्मिंग है कि उसके बाद तो फिर कराची के तलबा जो हैं वो ना मेडिकल कॉलेज में जा सकेंगे, ना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जा सकेंगे, और ना यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले सकेंगे। तो ये तो बहुत बदतरीन हालात हैं, और इन हालात को हम फेस कर रहे हैं, और पूरा पाकिस्तान जानता है कि कराची के क्या हालात हैं। और ऐसे में पंजाब में जाकर ये कहना कि हम पूरे मुल्क के लिए काम करेंगे, तो भाई पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में तो पीपल्स पार्टी ने कोई ख़ास कारनामा अंजाम नहीं दिया और बर्बादी ही बर्बादी है, तो फिर पंजाब में जाकर क्या करेंगे? ठीक, वैलिड पॉइंट। शाइस्ता खोसा साहिबा, एक दूसरे के ऊपर तुंदो तेज हमले हो रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के कल तक इकट्ठे थे, तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे, कैसे देख रही हैं इनको? और फिर ये दिल फरेब वादे 300 यूनिट फ्री, सब्सिडी खत्म, कैसे देख रही हैं इसको? ये वादे हैं या कोई वफा भी होगी? काशिफ, ये पहले भी इकट्ठे थे और आपको आने वाले दिनों में भी इकट्ठे नजर आ सकते हैं। इनका इकट्ठा होना मफाद अपने मफादात के तहत है, और जहां तक अभी ये जो बातें कर रहे हैं, एक पार्टी तो अपना मंशूर ही नहीं दे रही, और जो दूसरी पार्टी बातें कर रही है वो तो सारी हवा में है। वो आप भी यहीं पर हैं, मैं भी यहीं पे हूँ, और लोग भी यहीं पर हैं, वो देख रहे हैं और देखते रहेंगे। ऐसे लोग आए, बातें की और बातें करके अपने मफादात की खातिर फिर ये इकट्ठे जुड़ जाते हैं, तो अवाम का कोई भी नहीं सोचता। तो अवाम को पेट्रोल की सूरत में, बिजली की सूरत में, स्वीट गैस की सूरत में, मुख्तलिफ चीज़ों की सूरत में जो है महंगाई को फेस करना पड़ रहा है। तो काशिफ, बस इनकी बातें सिर्फ जो है हवाई बातें हैं। कंपेन कैसी जा रही है आपकी? जी, कैंपेन चल रही है, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह फतह की सूरत में जो है वो इंशाल्लाह 8 फ़रवरी को जो है वो रिज़ल्ट जो है वो पूरी दुनिया के सामने होगा, आवाम के सामने होगा, सबके सामने होगा इंशाल्लाह। जीत से हम किनार होंगे। ठीक हो गया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, पहले तो आप ये इस राज से पर्दा उठाए ना जी कि आपको टिकट नून लीग ने क्यों नहीं दी, और उस शख्सियत को क्यों टिकट दी जो शरीफ खानदान के खिलाफ बांगे दौल गुफ्तगू करते रहे और सीट एडजस्टमेंट की, और कैसी कंपेन जा रही है? और फिर बात करें वादों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके इस प्रोग्राम में, क्योंकि आजकल इलेक्शन की कैंपेन ज़ोरों शोर से चल रही है और मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अपने हलके की आवाम के सामने वोट की भी उनसे गुजारिश कर रहा हूं। और जहां तक आपने बात की, तो पार्टी ने इस हलके को ओपन छोड़ा, और यहाँ पे नीचे दोनों सूबाई सीटों पे शेर का निशान मौजूद है। और जब दूसरी जमात जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इनके साथ सीट एडजस्टमेंट हुई है,
पार्टीज में सीट एडजस्टमेंट्स चलती रहती हैं, सीट एडजस्टमेंट्स की बात होती रहती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो नीचे एक सूरत हाल और बनी और नीचे दोनों सूबाई सीटों पे शेर का निशान मौजूद है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ऐसे शख्स ने जिसने एक के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर से शेर से लेके ऊपर आला क़यादत तक जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, 12 दफ़ा मैंने मुख्तलिफ शोज़ में भी इसका जिक्र किया। तो ये पार्टी का फैसला और पार्टी ने इस हल्के को, क्योंकि आपने देखा कि ख्वाहिश साहब ने भी और दीगर पार्टी की लीडरशिप ने भी मीडिया पे आके इस बात का इजहार किया कि ये हल्का हमने ओपन छोड़ा है। और सीट एडजस्टमेंट की शायद यही होती है कि वो टिकट इशू नहीं करते। तो मैंने आज़ाद हैसियत से ही जो है इलेक्शन के मैदान में मैं अपनी आवाम के पुरजोर इसरार पे और अपने हल्के की आवाम के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं हल्के की आवाम के सामने हूँ, और फैसला जो भी हो मैंने हल्के की आवाम को अकेला नहीं छोड़ा और हल्के की आवाम के साथ बाजू से बाजू, कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूँ। तो बैरिस्टर साहब, नून लीग ने आपसे नाराजगी का इजहार तो ये नहीं किया कि आप क्यों आज़ाद लड़ रहे हैं, जो कि पार्टी डिसिप्लिन और चीजें हैं? नहीं, हल्का ओपन छोड़ा गया है और वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, क्योंकि नून लीग का वोटर, मैंने आप ही के शो में शायद ये बात की थी कि नून लीग का वोटर ज़हनी तौर पे तो बिल्कुल तैयार नहीं है, और वोटर के हर फैसले मद्देनज़र रखते हुए और वोटर के फैसले को, ऑब्वियसली वोट को इज्जत दो का नारा भी हमारी ही पार्टी का नारा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ही, तो वोटर के जज्बात को देखते हुए ही मैंने इलेक्शन के इस मैदान में मैं हूँ। मैं आज़ाद हैसियत से हूँ और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हूँ, और हल्के की आवाम के इसरार पे मैं इस मैदान में हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हसन खान साहब, रज़ा रब्बानी साहब पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर हैं, बड़े सियासी वर्कर हैं, चेयरमैन सेनेट रहे हैं। उनकी तरफ से जो बात की गई कि ये निगरान हुकूमत जाने से पहले पहले अपनी एडजस्टमेंट कर रही है, जैसे मोहसिन नकवी साहब पीसीबी में, शमशाद अख्तर साहबा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुई सदरन में, तो इससे पीपल्स पार्टी इत्तेफाक करती है ना, कहीं ये बाद में ये ना कहते कि ये रज़ा रब्बानी साहब की जाती राय है? नहीं, आपको पता है कि जो केयर गवर्नमेंट होती है उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा यही होता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करें, ठीक है? उनका कोई और पर्पस नहीं होता। तो जैसे कि हमें खबरें मिल रही हैं कि बाकी लोग अपनी अपनी पोजीशंस को सॉलिडिफाई कर रहे हैं डिफरेंट महकमों में, तो हमारे भी स्टांस यही है जो मिस्टर रज़ा रब्बानी का है कि हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो हसन साहब, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब भी अब तो मैदान में आ गए। पहले तो सिर्फ मरियम साहिबा थी, कहते हैं कि 15 साल की कारकर्दगी कोई एक यूसी ऐसी नहीं है जिसको पीपल्स पार्टी मॉडल के तौर पर पेश करे। कराची में उन्होंने काम किया, क्या ये बात उनकी दुरुस्त है या क्या काउंटर करेंगे सर? देखिए, पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये पता होना चाहिए कि उनके जो बराबर में बैठे हुए हैं वो किस इंटेलिजेंस एजेंसी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने किस किस्म की उनके लिंक्स हैं। पहले वो अपनी स्टेटमेंट, पीएसपी की स्टेटमेंट को तो डिफेंड करें जो वो कई सालों से बोलते आ रहे हैं, ठीक है? अब जो जिन लोगों के साथ बैठे हुए हैं उनके खिलाफ उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, बाकी हमें तो ये पता ही नहीं है कि एमक्यूएम का लीडर है कौन। लंदन से उनकी कमांड्स आती हैं या इधर से इनकी आपस में जो रसी खुशी है, जो आपस में इनकी जो डिवाइड है, हमें तो ये समझ नहीं आता कि पार्टी को लीड कौन कर रहा है। तो एमक्यूएम तो अब भादराबाद, हसन भाई, भादराबाद मौजूद मकबूल भाई जो है, वो फारूक सत्तार साहब, ये सारे लीडर हैं, आमिर साहब वगैरह, आप इनको लीडर नहीं मानते हैं? देखें, ये लोग तो आपस में, आप यकीन करें, पीएसपी एमक्यूएम की जगह पीएसपी है जिनको 70% सीटें मिली हैं, और वही है एक जमात जो उभर के सामने आई है, और बाकी बहुत कारकुन एमक्यूएम के तो मायूस हैं, ठीक है? बाकी आपको पता है कि लंदन से क्या बयान आया है,
किस हवाले से, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। तो ये तो पार्टी तितर बितर हो चुकी है और सबसे कराची की सबसे नापसंदीदा पार्टी बन चुकी है अब MQM, और मुझे नहीं लगता लोग अब इसको वोट देंगे और इसको अब मैदान में लेकर आएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत उनको अगर सपोर्ट मिल जाती है क्योंकि उन्होंने PTI की हुकूमत से जुदा हुए थे किसी के कहने पे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना इंटेग्रिटी है। उनके आपस में ही लोग उनके आपस में लड़ पड़े हैं और लोग आपस में डिवाइड चल रहा है उनका। अहमद सलीम साहब, वो तो कह रहे हैं पार्टी तितर बितर, नापसंदीदगी, कोई वोट शोट नहीं है, पता नहीं कौन चला रहा है, कहाँ से चला रहा है, बहादराबाद की भी कोई इतनी वर्थ नहीं है, क्या कहेंगे सर? जनाब, ऐसा है कि MQM जो है वो यकीनन मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन एक साल पहले हम जितने भी लोग बिखरे हुए थे वो इकट्ठे हुए, और एक साल की कारकर्दगी ये है कि हमने 21 जनवरी को जो है वो कायद-ए-आज़म के मज़ार के बराबर में बहुत बड़ा जलसा आम किया है, और हम मुत्तफ़िक़ हैं, मुत्तहिद हैं, और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे रहनुमा हैं, और बाकी जो हमारे रहनुमा हैं वो भी उनके अंडर में काम कर रहे हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है कि जो काबिल एतराज़ हो। नहीं तो अहमद भाई कितनी सीटें निकालेंगे, कितने कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं? और दूसरी बात ये बात तो ठीक है हसन भाई की कि जो आज सारे इकट्ठे हैं, कल तक तो ये एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे कि कौन किधर कनेक्टेड है, कौन किसकी बी टीम है। चले वो तो मामला तो मौजूद तो है ना मीडिया के ऊपर। देखें, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और हम बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं शहर के गली कूचों में, और ग्रास रूट लेवल की हमारी पार्टी है, और हम हमेशा जो है अवाम के नज़दीक रहें, और अवाम हमें पसंद कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम तकरीबन कौमी असम्बली की 18 सीटों पर मौजूद हैं, और उम्मीद है कि हमारी सारी सीटें जो है वो हम जीतेंगे। अच्छा, और सूबाई की कितनी नशिस्तों में कैंडिडेट खड़े किए हैं सर? सूबाई के भी हमने जो है तकरीबन 47 हैं कुल, तो उसमें हमने जो है वो 30 कैंडिडेट खड़े किए हैं। और अच्छी जीतेंगे सीटें, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ। कोई इख्तलाफ तो नहीं है ना किसी किस्म का? मतलब जैसे आमिर खान साहब का है, या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, या फारूक भाई, या मुस्तफ़ा साहब, मतलब इनका कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है, सारे मुत्तहिद हैं? देखें जनाब, मैं ख़ुद राब्ता कमेटी का रुकन हूँ और सीनियर रुकन हूँ, मैं सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ अपनी तंजीम में, और मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इस तरह की बातें अगर की जाएं तो उनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ हो। ठीक हो गया। शास्त्रा साहबा, आपके लिए तो आज बड़ी खुशखबरी है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल रहा है जी। धड़ाधड़ लोगों को इजाज़तें मिल रही हैं इलेक्शन लड़ने की। परवेज़ इलाही साहब, बसरा साहब, सनम जवेद साहिबा, ये सारे, मेजर ताहिर सादिक साहब। तो इसका मतलब ये है कि हवाओं का रुख बदलता नजर आ रहा है। देखिए, हमने तो कभी भी यकीन नहीं किया हवाओं के रुख पे, और बाकी कानून की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, आइन की बात है, तो आइन एक ना एक दिन जो है अपना रास्ता अख्तियार करता है, और आज रिलीफ मिला है जो कि बहुत अच्छी बात है। ये रिलीफ उन्हें नीचे से ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और जहां तक सवाल है इन सारी पार्टियों का अभी एक दूसरे के बारे में बयानबाजियां करना और ये करना, तो ये तो इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा है। अदरवाइज फिर इन्होंने वही एक साथ हो जाना है। जैसे आपने मोहसिन नकवी साहब की बात की कि हाँ जी वो सीएम पंजाब हैं, लेकिन सीएम पंजाब होते हुए जो है वो पीसीबी बोर्ड का जो है वो चेयरमैन के वो सीट पर आ गए। तो यहाँ से सारी बातें आप पे आया हैं, जाहिर है कि ये सब लोग कुर्सी के भूखे हैं, कुर्सी के पीछे हैं, और कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। कुर्सी जहां से मिले, चाहे वो कुर्सी सीएम की हो, चाहे वो पीसीबी बोर्ड के चेयरमैन की हो, तो कुर्सी की खेल है। और ये चंद दिनों की बात है, 10 दिन 15 दिन के बाद ये फिर न कुर्सी होगी, न कुर्सी पे बैठने वाले होंगे। नहीं तो शाइस्ता साहबा, क्या तहरीक इंसाफ इस अमल को चैलेंज करने का इरादा रखती है, किसी फोरम पे उठाएगी कि जिस तरह डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने तकर्री हुई, मोहसिन नकवी साहब की हुई, और भी शायद कोई ना कोई चीजें सामने अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी, तो क्या तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कोई ऑफिशियल? काशिफ, ये सारी चीजें रिवर्स होंगी। देखिए, एक केयर टेकर गवर्नमेंट का जो है इलेक्शन कमीशन के लॉज में बहुत वाजिया तौर पे मेंशन है कि उनका क्या काम होता है और वो क्या करने के लिए आते हैं। उनका काम जो है केयर टेकर गवर्नमेंट का सिर्फ इलेक्शन करवाना, साफ शफाफ इलेक्शन करवा के एक नई हुकूमत को जो है वो लाना। सो उसमें होते हुए वो नई तकर्री
ये सब चीजें, तो ये सब इलीगल है और नो डाउट जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी ये सब कुछ रिवर्स होगा। हाँ, अगर इन्हीं के प्यारों की गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर ऐसी हुकूमत आती है जो कि आइन की बालादस्ती की बात करती है, आइन की बात करती है, तो जरूर ये सब इलीगल चीजें जो है रिवर्स होंगी इंशाल्लाह। अच्छा शाइस्ता, एक कमेंट मुझे आपसे दरकार है कि चूंकि पीपल्स पार्टी में भी आप रहे, अब आप तहरीक इंसाफ में हैं, आपका ख़ानदान बड़ा है, उसका एक स्टेटस है, क्या ये इलेक्शन होने के बाद 8 फरवरी के बाद पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लिमान की सियासत करने के लिए, हुकूमत साजी के लिए इकट्ठे बैठ सकते हैं? आपका पॉलिटिकल विजन क्या कहता है? देखिए, ये तो वैसे तो सबसे पहले काशिफ मैं आपको कहूंगी ये तब की बात है, लेकिन सियासी तौर पे सियासत के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते। पार्लिमान के दरवाजे और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए आप एक साथ बैठ सकते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक, ये मेरी जाती राय है। मुल्क की मलिक फलाह साहब, बहबूद के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए ये सब कुछ पॉसिबल है। दुरुस्त दुरुस्त। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, निगरान हुकूमत जो है वो अपनी फ्यूचर की पोजीशनें सेट करती फिर रही है, उसके लिए कर रही है। दो की तो चीजें हमने देखी, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा है और मोहसिन नकवी साहब है। क्या कहेंगे सर, इन्होंने तो इलेक्शन कराना था, ये तो अपनी पोजीशनें बेहतर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। नहीं काशिफ साहब, ऐसी बात नहीं है। फ्यूचर की कोई पोजीशंस इस तरह क्लियर नहीं हो रही और ना ही पक्की हो रही हैं। अब आप इलेक्शन एक्ट में देखें जो तरमीम हुई और उसके बाद जो इख्तियार दिया गया, अब ऑब्वियसली डे टू डे अफेयर्स को जो रन करना है, गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं, उनको इंश्योर करना है कि स्मूथली पूरा अपरेटस जो है वो बाकायदा तौर पे कहीं जो है रुकावट ना लगे, कहीं जो है कोई दिक्कत पेश ना आए और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अपनी एक दुरुस्त सिमत में चलती रहें। तो इसी तसलसल में जो है ये चीज़ें हो रही हैं और कुछ पोजीशंस ऐसी की पोजीशंस होती हैं जिनको फिल करना और जिनके सरबराह होना वो ज़रूरी है और इसी तरह जो है हुकूमत का निज़ाम चलता है। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ये कई ऐसी पोजीशंस होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ द डे करती है। अभी जो इंटरिम हुकूमत है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये इस पे डेफिनेटली इनको इस्तेकाक हासिल है कि ये डे टू डे अफेयर्स जो हैं गवर्नमेंट के, जो हुकूमत चलाने के अफेयर्स हैं, उनके अंदर ये डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन जो हुकूमत 8 फरवरी के बाद आएगी वो हुकूमत उसको अंडू भी कर सकती है और वो जिस किसी पार्टी की हुकूमत बनेगी वो उसको चेंजेस भी उसमें लाई जा सकती हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई नोटिफिकेशंस हो भी रही हैं तो वो नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ द डे जब होगी, जब 8 फरवरी के बाद हुकूमत बनेगी तो उनको देखा जाएगा और देख के उसमें अगर कोई मजीद बेहतरी की या मजीद किसी अमेंडमेंट की जरूरत हुई तो वो जरूर डेफिनेटली उसको देखा जाएगा। दुरुस्त दुरुस्त। बैरिस्टर साहब, ये एक सर्वे सामने आया है कि 78% जो पाकिस्तानी है वो तो इस इंतजार में है कि कोई उम्मीदवार हमसे आके वोट मांगे कि आप चूंकि ग्राउंड में है, क्या देख रहे हैं कि वैसे जैसे 2018 का इलेक्शन था, गहमा गहमी वैसे एक चीजें चल रही हैं, या ये सर्वे जो सा सिर्फ ये ऐसे ही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, नहीं, या लोगों की दिलचस्पी कम है? किसी हद तक काशिफ साहब ये दुरुस्त है, क्योंकि अभी एक सर्दमेरी है और सर्दियों के इलेक्शन है और ठंड के बायस, दिन छोटा होने के बायस जो है कैंडिडेट अपने अपने वोटर्स को उस तरह या उस इतने टाइम में नहीं पहुंच रहे। लेकिन इस चीज़ को भी आप देखें कि बड़े जलसे जो है वो बहुत कम तादाद में किए जा रहे हैं, ज़्यादातर छोटी मीटिंग्स की जा रही हैं और मुख्तलिफ हलकों के मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं। मैं अपने हल्के की अगर बात करूँ तो मैं ऑन ग्राउंड मौजूद हूँ और ज़मीनी हकाइक को जानते हुए, देखते हुए सुबह से लेके रात देर गए तक जो है वो कैंपेनिंग चलती रहती है और बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हैं, छोटे जलसे हैं, बड़े जलसे भी हैं, ऑफिस ओपनिंग्स हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये एक पब्लिक के साथ आपका एक राब्ता और एक कैंपेनिंग और कन्विंसिंग की जो बात है ये उसी तसलसल में चल रही होती है। आज भी मेरी मुख्तलिफ यूथ काउंसिल्स में मैं मौजूद था, तो वोटर से राब्ता और वोटर के मसाइल और वोटर के इश्यूज और वोटर को कन्विंस करना ये इसी एक पूरे सेटअप का हिस्सा है। तो इसमें ऐसी बात नहीं है, कैंडिडेट जा रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज के कैंडिडेट वोटर्स के पास जा रहे हैं और उनको कायल और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। शाइस्ता साहिबा,
आपकी कंपेन, कोई लाहौर में इतनी सारी कंपेनें हो रही है, कोई जलसा जुलसा नहीं हो रहा जी, कोई कोई गैदरिंग नहीं हो रही, कैसे कंपेन आप कर रही हैं? और यहाँ तो सर्वे आ रहे हैं कि 78% पाकिस्तानियों के पास तो कोई जा ही नहीं रहा वोट मांगने। क्या कोई इंतखाबात की कोई गहमा गहमी, कोई इंतखाबी मुहिम की गहमा गहमी नजर नहीं आ रही? क्या कहेंगी? देखिए काशिफ, हम तो सड़कों पे निकले हुए हैं, हाँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी सच है कि हमें ना कोई जलसा करने दिया जा रहा है, ना रैली निकालने दी जा रही है, ना कोई कॉर्नर मीटिंग्स जहाँ पे कोई 100-150 बंदा इकट्ठा हो वो भी नहीं करने दिया जा रहा। हाँ, लेकिन हम सड़कों पे निकल रहे हैं, हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हम एक-एक दुकान पे जा रहे हैं। बज़ाहिर 144 सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों के लिए है। अदरवाइज 144 जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, पंजाब में नहीं है। 144 अच्छा, पाकिस्तान वैसे तहरीके इंसाफ के ये भी आजाद अजीब उम्मीदवार अलमिया है कि यहाँ पे इंतखाबात है, हर चीज़ है, और 144 जो है वो इम्पोज है। ये भी अजीब मामला है। आपने इसको अदालत में चैलेंज वैलेंज नहीं किया जी? जी चैलेंज किया हुआ है, बिल्कुल चैलेंज किया हुआ है। आज भी ये लगना था लेकिन नहीं लगा। देखिए, बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन को जो है इस पर नोटिस लेना चाहिए था। वहां पे भी हमने कंप्लेंट की है कि क्या ये इलेक्शन की वायलेशन नहीं है कि हाँ जी आप एक तरफ जो है वो बाकी तमाम पार्टियों को जलसा जुलूस और रैली करने की इजाजत दे रहे हैं और दूसरी तरफ एक पार्टी के आजाद उम्मीदवारों को आप नहीं करने दे रहे। देखिए, ये तो हम रोड्स पे जाके, सड़कों पे जाके, डोर टू डोर, और वहां पे इतने लोग मौजूद हैं, वहां पे क्या करेंगे? वहां पे एक कमर्शियल एरिया है, लेकिन हम फिर भी हिम्मत नहीं हारने वाले लोग, हमने फिर भी अपनी कैंपेन जारी रखी हुई है। और आपको काशिफ, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत मैं आपको कहती हूँ, ये बता रही हूँ कि देखिएगा 8 फेब को जो रिजल्ट है इन सब की सोचों के बरक्स होगा। ठीक ठीक। अहमद सलीम साहब, ये बताइए कि क्यों पब्लिक एंगेज नहीं हो पा रही? क्या सर्दी ज्यादा है, या लोगों को पता है कि चीजें तय हुई हुई हैं, पता नहीं लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है, या उम्मीदवार जो है वो क्लियर नहीं है? क्या देखते हैं क्यों 78% जो लोग हैं उनको वोटर को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे उम्मीदवार? देखिए, हम जहाँ जा रहे हैं कराची में तो ये हाल है कि वो बल्दियाती जी, जी। मसाइल जो है वो हमारे सामने रख रहे हैं, और सबसे हर जगह जो है यही बात हो रही है। तो वो लोग सख्त परेशान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग जो है वो हमारी बात सुन रहे हैं और हमारे आगे के जो मंसूबे हैं वो उस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। और हमने उनको बताया है कि हमने आपके मसाइल के लिए हमेशा कौमी जो पार्टियां हैं जो भी इक़्तिदार में आती हैं उनसे मुआहदे किए हैं, और उन मुआहदों पर अमल के लिए जो है वो कोशिशें की हैं। लेकिन हर दफ़ा हमें अहमद साहब, आप चूंकि सीनियर बंदे हैं, मेंबर हैं राब्ता कमेटी के, जी जी ये पीडीएम की हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ को एमकेएम ने छोड़ा, पीडीएम के साथ बैठे, जरदारी साहब के साथ गुफ्तगू हुई, हुकूमत साजी हुई, हर चीज हुई, फिर यकायक इल्जाम तराशी शुरू हो जाती है नून लीग पीपल्स पार्टी पे, आप पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी आप लोगों पे। ये क्या वजह है? कोई दलील के साथ, कोई प्रोग्रेसिव मंशूर के साथ क्यों नहीं सियासत की जा सकती? देखें, हम कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे। हम बाकायदा जो है वो मुआहदे करते हैं, और फिर ये जो पार्टीज़ हैं वो जीतने के बाद हमारे मुआहदे जो वो तस्लीम करती हैं उस मुआहदों को, उस पर अमल नहीं करती। तो जाहिर है कि हमें फिर इन पार्टियों को छोड़ना पड़ता है, और फिर जो नई पार्टी आती है हम उससे भी मुआहदा करते हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ जो है वो बदअहदी करती है। तो इसमें कसूर हमारा नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा हो सकता है एमकेएम का? किसी भी पार्टी से हो सकता है, क्योंकि ये जमहूरी अमल है, और ये जितनी भी पार्टियां हैं ये पाकिस्तान की पार्टियां हैं, और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जो है सब लोग कोशिश कर रहे हैं। इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन यह है कि हम जो है जो भी इख्तिदार में आएगा उसके पास अपनी मुतालबात लेकर जाएंगे, और वो अगर हमारी हिमायत चाहता है तो फिर उनको हमारे मुतालबात को मंजूर करना पड़ेगा। और इस दफ़ा जो है हम किसी भी पार्टी से अब कोई मुआहदा नहीं करने वाले, हम आपको साफ बता रहे हैं, इसलिए कि हमें धोखे दिए गए हैं। और हम जो है तो फिर क्या करेंगे? हम जो है आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के जो है इख्तियारात होते हैं, उनके पास डिपार्टमेंट होते हैं और वो आइन में दर्ज होते हैं, इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट के भी जो है वो जो सरबरा मेयर होते हैं उनके इख्तियारात आइन में लिखे जाएं,
और डिपार्टमेंट भी लिखे जाएं, ताकि ये जो हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है कि बल्दिया के सारे इख्तियारात जो है मेयर के छीन लिए गए हैं, उसके सारे डिपार्टमेंट छीन लिए गए हैं और बल्दिया को जो है बेदस्तूपा कर दिया गया है। इस तरीके से शहर नहीं चलते, बड़े शहर इस तरह से नहीं चलते। और इस सिलसिले में हमने पूरे पाकिस्तान को दावत दी, आवारी टावर्स में हमने कॉन्फ्रेंस की और उनको बताया कि देखें बड़े शहरों को इस तरह से मत चलाइए। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी का भी मसला है, लाहौर का, पेशावर और कोयटा का भी मसला है। इन बातों को तय कीजिए और आइन में तरमीम कीजिए और हमें आइनी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इससे कम पर हम राजी नहीं हैं। ठीक, हसन खान साहब, MQM तो आपसे भी बात करने को तैयार है, मसला तो सिर्फ आइनी तरमीम का है। तो अगर मुस्तकबिल में बात करनी है एक दूसरे से तो फिर तनकीद का लेवल कम होना चाहिए, क्या ख्याल है? और आइनी तरमीम पीपल्स पार्टी मान जाएगी? देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि कितनी बात, क्योंकि हमारे भी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब इन्हीं इख्तियारात के साथ काम कर रहे हैं और वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताह कर रहे हैं इसी विद इन द फ्रेमवर्क रह के। दूसरा ये कि उनको तो नोटिस भी सुना मिल गया जी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पे। देखें, इलेक्शंस के अंदर डेवलपमेंट काम को रुक जाने चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है आवाम के इतने मसाइल हैं कि हम कुछ काम हमें करने पड़ते हैं और इशू करने पड़ते हैं, क्योंकि आवाम के बहुत मसले मसाइल हैं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जो सबसे पहले जिसने इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू की। चेयरमैन बिलावल साहब ने KPK में, पंजाब में अपनी कैंपेनिंग ज़ोर शोर से चल रही है। हमारी कैंपेनिंग कराची सेंट्रल के अंदर बहुत ही हमें वार्म वेलकम मिल रहा है। मुझे कॉर्नर मीटिंग्स में बुलाया जा रहा है, मेरे पास इतने दिन में घंटे नहीं है जितने मुझे कॉर्नर मीटिंग्स में बुलाया जा रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची वालों ने अब एक्सेप्ट किया है और वो फुली एम्ब्रेस कर रहे हैं। और जिस तरीके से 2018 में उन्होंने एक जमात को वोट दिया, अब वो पूरा का पूरा सपोर्ट बेस अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से है। हम 28 तारीख को भी जलसा कर रहे हैं कराची सेंट्रल के अंदर, फिर 5 फेब को हम लोग कराची में बड़ा जलसा कर रहे हैं जिसमें चेयरमैन बिलावल साहब आके एड्रेस करेंगे। तो हमारी कैंपेनिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है और हम पूरी उम्मीद है कि हम कराची की सबसे बड़ी जमात बनने जा रहे हैं। ठीक ठीक, नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर साहब, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला गज़ा के हक़ में, फ़लस्तीनियों के हक़ में इसराइल को बड़ी वहाँ से शिकस्त हुई। सर, क्या इस फैसले के बाद इसराइल को सफारती तौर पे रोक पाएंगे या नहीं? काशिफ साहब, सबसे पहले तो जो 7 अक्टूबर का इक़दाम था इजरायली फोर्सेस का फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, उसकी तो भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए और वो कंटिन्यू किए जा रहा है, वो चलता जा रहा है। और मुझे तो शर्मिंदगी है इस बात पे कि हम बतौर एक मुस्लिम उम्मा, एक मुस्लिम मुल्क के तौर पे हम OIC में इस मामले को लेके गए, लेकिन एक ऐसा मुल्क साउथ अफ्रीका जो ना तो मुसलमान मुल्क है और ना ही मुस्लिम वर्ल्ड में वो आता है, और उन्होंने इस जारियत के खिलाफ आलमी अदालत में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो लोग लेके गए इजराइल के खिलाफ, और उन्होंने वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ी कामयाबी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सीज फायर के ऊपर कहा है। और जो नस्ल कुशी फ़लस्तीनियों की जारी है और ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पे पहुँचाई नहीं जा सकती, उसके खिलाफ एक बड़ा फैसला आया। गो के उसमें 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया और उन्होंने डिसेंट किया, लेकिन यहाँ पे सफारती ताल्लुकात तमाम तर नए अरब ममालिक जिन्होंने नए सफारती ताल्लुकात कायम किए, रकम किए, उनको चाहिए कि फिलफौर इजराइल के साथ अपनी सफारती ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए और एक ऑन होल्ड कर दिया जाए इन तमाम तर सफारती ताल्लुकात को, ताकि एक स्ट्रांग मैसेज जाए। और बाकी दीगर यूरोपियन ममालिक भी जो इतना इंसानी हकूक़ का प्रचार करते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो उनको भी चाहिए कि अब तो एक ऐसा मुल्क जो कि गैर मुस्लिम मुल्क है, वो ये सारा जो केस था, इशू था, वो आलमी अदालत में लेके गया और आलमी अदालत से भी ये फैसला आ चुका है। तो इनको चाहिए कि तमाम तर दुनिया के ममालिक अपने सफारती ताल्लुकात तर्क करें और ताकि इजराइल को उसके घुटनों पे लाया जाए, और ताकि वो फ़लस्तीनी जिनकी नस्ल कशी की जा रही है, जो 20 लाख फ़लस्तीनी बेघर हैं, जो 26,000
फ़लस्तीनी बेगुनाह मारे जा चुके हैं, जिनको शहीद किया गया है, ताकि उनको कुछ ना कुछ इंसाफ मिल ठीक। सके। ठीक। शाइस्ता खोसा साहिबा, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पे क्या कमेंट करेंगी? देखिए ये आज जो डिसीजन आया ये बहुत ही अच्छा आया है, और दूसरी बात ये है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो जितना भी हम उसको कंडेम कर सकें वो बहुत कम है, और जो कुछ वहाँ पे फ़लस्तीन के लोगों के साथ अब तक हुआ और हो रहा है वो बहुत काबिले मुज़म्मत है, और इसकी जितनी रोकथाम होनी चाहिए और जल्द अज़ जल्द होनी चाहिए, और इसमें मुस्लिम ममालिक को जो है जितना ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं कहती हूँ वो तो बहुत ही कम है। और जो भी आज फैसला आया ये बहुत काबिले तारीफ़ है, बहुत काबिले तारीफ़ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अहमद सलीम सिद्दीकी साहब, ये फरमाइएगा कि फैसला तो आ गया, लेकिन इस पे अमल दरामद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? देखिए, इस सिलसिले में तो सिफारती कोशिशें जो है वो की जाती हैं, और जितना अच्छा अमल किया जाता है उसका उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है हमारा फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो इस सिलसिले में कोशिशें कर रहा होगा। ठीक। मोहम्मद हसन खान साहब, ये जो फैसला आया इसके ऊपर क्या कमेंट कीजिएगा? जो फ़लस्तीनी है, अदालत ने तो फैसला दे दिया, अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? मुस्लिम उम्मा को क्या करना चाहिए? मुस्लिम ममालिक को क्या करना चाहिए? देखिए, ये फ़ैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बहुत अच्छा था कि उन्होंने दिया इसको सपोर्ट, इसको हम फ़लस्तीन के हक़ में दिया। ये अच्छी बात ये कि गैर मुस्लिम ममालिक साउथ अफ्रीका ने इसको लीड किया। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुस्लिम कंट्री होनी चाहिए थी जिसको ये लीड करना चाहिए था। इसके अलावा जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है इसकी, देखिए मैं जितना बेंजामिन नेतन्याहू को मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ वो ऐसे नहीं है जो इस पे अमल दरामद करें, और तो हमें डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना पड़ेगा। हमें पूरे सोसाइटी को, हमारे पूरे डिफरेंट कंट्रीज़ को उनका एक सोशल बॉयकॉट करना पड़ेगा। आपको पता है कि पाकिस्तानियों का दिल गाज़ा और पैलेस्टीन और कश्मीर के लिए धड़कता है, तो हमें मज़ीद अपनी कोशिशें करनी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला आया, लेकिन टू लेट, ठीक है। इतने हज़ार हमारे बच्चे शहीद हुए उधर, कितने लोग बेघर हुए हैं उधर, तो मुझे लगता है कि वी नीड टू डू मोर, दे नीड आवर सपोर्ट नाउ मोर देन एवर। और इस तरीके से मज़ीद और फोरम्स को, हमें यूएन को भी एक्टिवेट करना चाहिए, हमें मज़ीद और फोरम्स को एक्टिवेट करना है। ओआईसी को भी हमें मज़ीद और उनको काम करने की ज़रूरत है, और मुस्लिम ममालिक को मज़ीद यूनिटी के साथ इसको फ़ाइट करना चाहिए। मज़ीद और खून नहीं बह सकता फ़लस्तीनियों का, और इसराइल को, आलमी ताकतों को भी अब ये फ़ैसला कर लेना चाहिए, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ को, कि अब इसराइल का साथ ना दें, और अब पूरी दुनिया को एक होके, यक ज़बान होके इसके ख़िलाफ़ उठना चाहिए, स्पेशली ऑर्डर आने के बाद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन खान साहब आपका, अहमद सलीम सिद्दीकी साहब आपका, शाइस्ता खोसा साहिबा आपका, और बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपका। नाज़रीन, आज आपने हमारे पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।